नमस्कार दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में जो है मैं लाया हूँ जनरल अवेयरनेस की क्लास 7 हिस्ट्री की 6 क्लासेस हो चुकी हैं, लगभग 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक, और ये 7th क्लास है 61 से 70। ठीक, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 61, द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी विच इमर्ज्ड एज ए प्रीमियर सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग अलॉन्ग साइड नालंदा वॉज फाउंडेड बाई विच प्रोमिनेंट पाला रूलर। तो ये कह रहा है कि प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो नालंदा के साथ साथ बौद्ध शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभरा, की स्थापना किस प्रमुख पाल शासक ने की थी? किसकी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। ठीक है, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या महिपाल प्रथम, किसने करी थी बताइए? फिर मैं बताता हूँ। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर। और क्वेश्चन नंबर 61 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, धर्मपाल। धर्मपाल द सेकंड रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी ऑफ बंगाल एंड बिहार। तो देखिए, जो धर्मपाल थे वो सेकंड रूलर थे पाल डायनेस्टी के, किसके? बंगाल और बिहार की। इस्टेब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, तो धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करी थी इन द लेट 8th और अर्ली 9th सेंचुरी कॉमन एरा। तो ये लगभग कह सकते हो कि 8वीं जो शताब्दी थी उसके लास्ट में या फिर 9वीं जो शताब्दी थी उसके शुरुआत में। इन रिस्पॉन्स ए परसीव्ड डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एट नालंदा। तो नालंदा में जो एजुकेशन थी वो थोड़ी सी गिर रही थी, इसी वजह से विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की शुरुआत किसने करी थी? धर्मपाल ने। इट बिकेम ए क्रूशल सेंटर फॉर वज्रायन बुद्धिज्म। ठीक है, तो ये वज्रायन बुद्धिज्म के लिए क्रूशल सेंटर बना था। हिंदी में देख लीजिए, बंगाल और बिहार के पाल वंश के दूसरे शासक धर्मपाल ने नालंदा में शिक्षा की गुणवत्ता में आई गिरावट को देखते हुए 8वीं सदी के अंत या 9वीं सदी की शुरुआत में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह वज्रयान बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। कौन? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, विच एंशियंट इंडियन ट्रीटीज ऑन स्टेट्सक्राफ्ट, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड मिलिट्री स्ट्रेटजी मेंशंस द सप्तांग थ्योरी, 7 लिम्स ऑफ द स्टेट, शासन कला, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीति पर किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में सप्तांग सिद्धांत, राज्य के 7 अंक का उल्लेख मिलता है? ठीक है, तो किस में जो है भारतीय ग्रंथ में सप्तांग सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, आपको ये बताना है। मनुस्मृति में, अर्थशास्त्र में, मुद्रा राक्षस या फिर नीति सार, बताइए कौन सा है? ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर। और क्वेश्चन नंबर 62 का जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, अर्थशास्त्र। रिटन बाय चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। द अर्थशास्त्र डिस्क्राइब्स द स्टेट एज एन ऑर्गेनिक बॉडी विथ 7 लिम्स। ठीक, तो इसमें 7 लिम्स थे, या कह सकते हो 7 अंग थे। स्वामी, अमात्य जो मिनिस्टर्स हैं, जनपद टेरिटरी, फिर दुर्ग फोर्ट, कोष ट्रेजरी, दंड आर्मी एंड मित्र एली। हिंदी में देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य कौटिल्य विष्णुगुप्त द्वारा लिखित। ठीक है, तो कह सकते हो कि कौटिल्य या फिर विष्णुगुप्त, ठीक है, चाणक्य भी कहते हैं, इनके द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र। और इस अर्थशास्त्र में राज्य को 7 अंगों, सप्तांग वाले एक जीवित शरीर के रूप में वर्णित किया गया है। स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ठीक है, ये हैं आपके 7 अंग। ठीक, फिर देखते हैं अपने लोग क्वेश्चन नंबर 63, द एलिगेंट गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक, तो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट विच कंबाइंड इंडियन आइकोनोग्राफिक themes with Greek, Roman, realistic sculpting techniques flourished maximum under the patronage of which dynasty। तो वो ये कह रहे हैं कि शानदार गांधार कला शैली जिसमें भारतीय प्रतिमा संबंधी विषयों को ग्रीक, रोमन, यथार्थवादी मूर्तिकला तकनीकों के साथ मिलाया गया था, किस राजवंश के संरक्षण में सबसे अधिक फली फूली? ठीक है, कौन सी गांधार कला शैली बताइए, किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा फली फूली थी? मौर्य, कुषाण, गुप्त या फिर शुंगस? ठीक है, शुंगास, बताइए कौन है? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। और इसका आंसर है ऑप्शन बी, कुशांस। द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप्ड हैविली इन नॉर्थ वेस्टर्न एंशियंट इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ द कुशान डायनेस्टी, पर्टिकुलरली अंडर किंग कनिष्क। इट इज़ ऑफन रिफर टू एज द ग्रीको बुद्धिस्ट स्कूल। तो ये जो है ऑफन, जो प्राय जो है रिफर किया जाता है किसकी तरह? ग्रीको बुद्धिस्ट स्कूल की तरह, बिकॉज इट डिपिक्टेड द बुद्धा, क्योंकि ये दिखाता था बुद्धा को यूजिंग फिजिकल ट्रेट्स, मतलब कि उनके जो फिजिकल ट्रेट्स थे, उनकी जो भौतिक विशेषताएं थी, सिमिलर टू द ग्रीक गॉड अपोलो। जो ग्रीक गॉड थे अपोलो, उनकी तरह दिखते थे। वेवी हेयर एंड रियलिस्टिक ड्रेपरी,
हिंदी में देख लीजिए कुषाण। ठीक, तो गांधार कला शैली जो है वो किसके राजवंश में सबसे ज़्यादा अधिक फली फूली? कुषाण। पर्टिकुलरली अगर बात करें तो राजा कनिष्क के शासनकाल में। तो देखिए गांधार कला शैली का विकास प्राचीन भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में कुषाण वंश के शासनकाल में विशेष रूप से राजा कनिष्क के समय में हुआ था। इसे अक्सर ग्रीको बुद्धिस्ट यूनानी बौद्ध शैली कला कहा जाता है क्योंकि इसमें बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो जैसी शारीरिक विशेषताओं जैसे घुंघराले बाल और कपड़ों की यथार्थवादी बनावट के साथ दिखाया गया था। सही है। फिर देखते हैं अपने लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द जजिया टैक्स, ए प्रोटेक्शन टैक्स लेविड ऑन नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट्स। ठीक है, आपको पता है जजिया कर लगाया गया था जो मुगल काल था उस टाइम पे। तो वो ये पूछ रहे हैं कि जो जजिया टैक्स था जो कि नॉन मुस्लिम पे लगाया जाता था वाज कम्प्लीटली एबोलिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मुगल एम्पायर बाय अकबर। तो मुगल काल था उसमें अकबर के द्वारा तो इसे एबॉलिश कर दिया गया था, मतलब हटा दिया गया था। बट री इम्पोज्ड इन 1679 बाय विच एम्परर, लेकिन दोबारा थोप दिया गया किसके द्वारा? 1679 में। किस शासक के द्वारा? ठीक, तो मुगल साम्राज्य में जजिया कर गैर मुस्लिम प्रजा पर लगाए जाने वाला सुरक्षा कर को पहली बार अकबर ने पूरी तरह से खत्म कर दिया, लेकिन 1679 में किस सम्राट ने इसे फिर से लागू किया? बताइए, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या फिर बहादुर शाह प्रथम, कौन थे? चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, क्योंकि ये आसान है, सबको ही पता होता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, औरंगजेब। अकबर एबॉलिश जजिया इन 1564। तो अकबर ने जो है एबॉलिश कर दिया था, जजिया को हटा दिया था 1564 कॉमन एरा में, एज पार्ट ऑफ हिज पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। मतलब कि जो है रिलीजियस टॉलरेंस दिखाना था उसे कि जो है हम सभी धर्मों को एक सा लेते हैं। ठीक, हाउएवर एज पार्ट ऑफ हिज शिफ्ट टुवर्ड स्ट्रिक्टर इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस एंड टू फंड इज प्रोटेक्टेड मिलिट्री कैंपेन्स इन द दक्कन, औरंगजेब, ठीक है, लेकिन वो जो है अपना विस्तार करना चाहता था और दूसरों को, मतलब कह सकते हो काफ़ी क्रूर शासक था औरंगजेब, तो उसने जो है रीइम्पोज कर दी थी टैक्स, जो जजिया टैक्स थी अक्रॉस द एम्पायर इन 1679। तो याद रखिए कि 1564 में जो है अकबर ने तो एबॉलिश की थी, लेकिन औरंगजेब ने 1679 में फिर से लागू कर दी थी। हिंदी में देख लीजिए, अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की अपनी नीति के तहत 1564 ईस्वी में जजिया कर को ख़त्म कर दिया था। हालांकि सख्त इस्लामी कानूनों को अपनाने और दक्कन में अपने लंबे सैन्य अभियानों के लिए धन जुटाने के मकसद से औरंगजेब ने 1679 में पूरे साम्राज्य में यह कर फिर से लागू कर दिया। ठीक है, तो औरंगजेब ने दोबारा 1679 में लागू कर दिया था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। तो कौन था फाउंडर सैयद डायनेस्टी का? विच रूल्ड द दिल्ली सल्तनत इमीडिएटली फॉलोइंग द डिवेस्टेशन कॉज्ड बाय तैमूर's इन्वेजन इन 1398। तो वो ये कह रहे हैं कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था जिसने 1398 में तैमूर के आक्रमण से हुई तबाही के ठीक बाद दिल्ली सल्तनत पर शासन किया? मुबारक शाह, खिज़र खान, मोहम्मद शाह या आलम शाह, कौन था फाउंडर सैयद डायनेस्टी का? बताइए आप, फिर मैं बताता हूँ। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, खिज़र खान। तो खिज़र खान फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी। ठीक, तो खिज़र खान ने जो है सैयद डायनेस्टी फाउंड करी थी, द फोर्थ डायनेस्टी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो अगर दिल्ली सल्तनत में देखें तो ये चौथी डायनेस्टी थी। ठीक है, कब? 1414 में। ही हैड प्रीवियसली बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ मुल्तान बाई तैमूर। तो इसे जो है खिज़र खान को अपॉइंट किया गया था गवर्नर, कहाँ? मुल्तान का। कब? तैमूर के द्वारा। ठीक, ड्यूरिंग द लेटर्स केओटिक इन्वेजन ऑफ इंडिया विच शटर्ड द पावर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। और इसने जो है तुगलक वंश की सत्ता को तहस नहस कर दिया था। हिंदी में देख लीजिए, खिज़र खान ने 1414 ईस्वी में सैयद वंश, दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश की स्थापना की थी। इससे पहले भारत पर तैमूर के उस उथल पुथल भरे हमले के दौरान उसे मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, खिज़र खान को, जिसने तुगलक वंश की सत्ता को तहस नहस कर दिया था। ठीक, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आइकॉनिक मोनूमेंट वाज बिल्ट इन 1591। तो कौन सा आइकॉनिक मोनूमेंट था, मतलब ऐतिहासिक इमारत, जो 1591 में बनाई गई थी? किसके द्वारा? सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा, टू कमेमोरेट द एंड ऑफ ए डेवस्टेटिंग प्लेग इन हिज न्यूली फाउंडेड कैपिटल सिटी। तो हिंदी में समझ लीजिए, सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने अपनी नई बसाई राजधानी में एक भयानक महामारी के खत्म होने की याद में 1591 में कौन सी मशहूर इमारत बनवाई थी? ठीक है, याद रखिएगा, भयानक जो बहुत बड़ी, मतलब एक पेंडेमिक आई थी, भयानक महामारी, ठीक है, उसके खत्म होने की याद में बनवाई थी 1591 में सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। गोल गुम्बज, चार मीनार, मक्का मस्जिद या फिर शाही किला? बताइए कौन सा होगा? फिर मैं बताता हूँ। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी,
चार मीनार। ठीक, ऑप्शन बी है मोहम्मद कुली कुतुब शाह द फिफ्थ रूलर ऑफ द कुतुब शाही डायनेस्टी। तो कुतुब शाही डायनेस्टी के ये फिफ्थ रूलर थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। कंस्ट्रक्टेड द चार मीनार, तो इन्होंने चार मीनार बनवाई थी। ठीक, कहाँ? हैदराबाद में 1591 में। द मोनूमेंट वाज बिल्ट एट द इंटरसेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेड रूट्स, मतलब कि वहाँ पर जो है ना ट्रेड रूट बहुत इंपॉर्टेंट था वहाँ पर। टू मार्क द एरेडिकेशन ऑफ ए डेडली प्लेग, और इसकी याद में बनाई थी कि एक डेडली प्लेग जो थी वो खत्म हुई थी। हिंदी में देख लीजिए, कुतुब शाही वंश के पांचवें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण करवाया था। यह स्मारक ऐतिहासिक व्यापारिक मार्गों के चौराहे पर बनाया गया था ताकि शहर में फैली जानलेवा प्लेग की बीमारी के खत्म होने की खुशी मनाई जा सके। सही है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वॉज हाईली सिग्निफिकेंट इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट बिकॉज इट विटनेस्ड। तो 1916 का ऐतिहासिक लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें ये घटनाएं, अब आपको ये घटनाएं बतानी है। ठीक है। द फॉर्मल लॉन्च ऑफ नॉन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन मूवमेंट, ए जॉइंट पॉलिटिकल एग्रीमेंट बिटवीन द कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, द पासिंग ऑफ सिविल डिसोबिएंट रेजोल्यूशन, या फिर द टोटल रिजेक्शन ऑफ द मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स। बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका भी आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, ए जॉइंट पॉलिटिकल एग्रीमेंट बिटवीन द कांग्रेस एंड द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो प्रिसाइडेड ओवर बाय अंबिका चरण मजूमदार। तो ये किसकी अध्यक्षता में हुई है? अंबिका चरण मजूमदार की। द 1916 लखनऊ सेशन, तो 1916 का लखनऊ सेशन वाज हिस्टोरिक, बहुत ऐतिहासिक था दो वजहों से। इट रीयूनाइटेड द मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, मतलब कि जो 1916 का लखनऊ सेशन हुआ था जो अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ था, उसमें जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट थे, मतलब कि नरम दल और गरम दल, वो रीयूनाइट हो गए थे कांग्रेस में। एंड इट कंक्लूडेड द लखनऊ पैक्ट, और इसमें लखनऊ पैक्ट भी होता है, लखनऊ समझौता, एन एग्रीमेंट वेयर द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग प्रेजेंटेड जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब कि ये एक ऐसा एग्रीमेंट हुआ था लखनऊ समझौता जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने प्रेजेंट किया था जॉइंट कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स। किसके? ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, उनके सामने। तो हिंदी में देख लीजिए, अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुआ 1916 का लखनऊ अधिवेशन दो कारणों से ऐतिहासिक था। इसने कांग्रेस के भीतर नरमपंथियों और गर्मपंथियों को फिर से एकजुट कर दिया, और इसने लखनऊ समझौते को संपन्न किया जिसके तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार के सामने संयुक्त संवैधानिक मांगे रखी। सही है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है। Who among the following became the first Indian civil servant by clearing the rigorous Indian Civil Services examination held in London in 1863? तो वो ये पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन 1863 में लंदन में आयोजित होने वाली कठिन इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा पास करके पहले भारतीय सिविल सेवक बने। तो पहले जो जिन्होंने ICS जो होता था, इंटरनेशनल इंडियन सिविल सर्विसेज, उसे क्लियर किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत आता है, समझ रहे हैं। PCS में भी आता है, कई सारे एग्जाम्स में आता है स्टेट लेवल के। बताइए कौन थे वो? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, या फिर WC बनर्जी? बताइए। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक, सत्येंद्र नाथ टैगोर एंड एल्डर ब्रदर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई हैं। वाज द फर्स्ट इंडियन टू सक्सेसफुली क्लियर द कम्पिटिटिव ICS एग्जामिनेशन। ठीक, इन 1863, तो 1863 में इन्होंने ICS एग्जाम क्लियर किया था, और ये पहले थे सत्येंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई। ही वाज एलोकेटेड टू द बॉम्बे प्रेसिडेंसी कैडर, तो बॉम्बे कैडर इन्हें मिला था। हिंदी में देख लीजिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में ICS की प्रतियोगी परीक्षा सफलतापूर्वक पास करने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें बॉम्बे प्रेसिडेंसी कैडर में नियुक्त किया गया था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 69, विच हिस्टोरिक इवेंट ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट led Mahatma Gandhi to abruptly suspend the ongoing non-cooperation movement in February 1922? तो वो ये पूछ रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किस ऐतिहासिक घटना के कारण महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में चल रहे असहयोग आंदोलन को अचानक स्थगित कर दिया था? ठीक है, बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से, चौरी चौरा हत्याकांड की वजह से, भगत सिंह को फांसी की वजह से, या फिर लोकमान्य तिलक की गिरफ्तारी की वजह से? जलियांवाला बाग मैसेकर, चौरी चौरा इंसिडेंट, द एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, या द अरेस्ट ऑफ लोकमान्य तिलक? बताइए कौन सा कॉज था, किस वजह से कर रही थी?
चलिए देख लेते हैं इसका आंसर, और इसका आंसर है ऑप्शन बी, द चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक, तो ऑन February 4, 1922 एन एंग्री क्राउड ऑफ डेमोन्स्ट्रेटर्स क्लैश्ड विद लोकल पुलिस एंड सेट फायर टू ए पुलिस स्टेशन। तो हुआ क्या था कि जो क्राउड था वो नाराज़ हो गया था और उसकी जो है पुलिस से झड़प हो गई थी और उसने आग लगा दी पुलिस स्टेशन में। कहाँ? चौरी चौरा में, गोरखपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश का ये एक कह सकते हो जिला है, उसमें जगह है चौरी चौरा जगह, वहाँ के एक पुलिस स्टेशन में लगा दी आग। और उसमें क्या हुआ, 22 पुलिसमैन जो थे वो मर गए थे। कमिटेड टू एब्सोल्यूट नॉन वायलेंस अहिंसा, गांधी फेल्ट द कंट्री वाज नॉट येट रेडी फॉर ए मास मूवमेंट। मतलब उन्हें लगा कि देश तैयार नहीं है अभी इस चीज़ के लिए। एंड सस्पेंडेड द एजिटेशन इमीडिएटली, और उन्होंने जो आंदोलन था वो रोक दिया। हिंदी में समझ लीजिए चौरी चौरा कांड। ठीक, ऑप्शन बी है। 4 फरवरी 1922 को प्रदर्शनकारियों की एक उग्र भीड़ की स्थानीय पुलिस में झड़प हो गई। ठीक, पुलिस से झड़प हो गई और उन्होंने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। पूरी तरह से अहिंसा के समर्थक होने के कारण गांधी जी को लगा कि देश अभी किसी बड़े आंदोलन के तैयार नहीं है और उन्होंने तुरंत आंदोलन को रोक दिया। ठीक, तो ये बात थी। फिर देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा यार सपोर्ट करो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो वो ये पूछ रहा है कि कौन था इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल फॉलोइंग द ट्रांसफ़र ऑफ पावर। मतलब कि जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हुआ था उसके जस्ट बाद 15 अगस्त 1947 के बाद कौन था गवर्नर जनरल। तो 15 अगस्त 1947 को सत्ता के हस्तांतरण के बाद स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे, लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी या फिर जवाहरलाल नेहरू। बताइए कौन थे। चलिए देख लेते हैं इसे भी, और ऑप्शन जो है वो आंसर आपका ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। और इसमें ज़्यादातर ऑप्शन बी हो रहे हैं, लेकिन टेंशन मत लीजिए, बदल देता हूँ मैं। ठीक है, बीच बीच में जो है फिलहाल जो है आपका ऑप्शन बी है, लॉर्ड माउंटबेटन सर्व्ड एज द लास्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड वाज रिक्वेस्टेड बाय इंडियन लीडर्स टू स्टे ऑन एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया अंटिल जून 1948। तो इंडियंस ने रिक्वेस्ट करी थी कि गवर्नर जनरल बने रहिए, इसी वजह से जो है उन्होंने ये पदभार संभाल लिया था। आगे देखिए, सी राजगोपालचारी सक्सीडेड हिम, और उसके बाद जो है सी राजगोपालचारी ने सक्सीड किया था, लेकिन उसके बाद ये पोस्ट हटा दी गई थी, अगर आपको पता हो। ठीक है, बिकमिंग द फर्स्ट एंड ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ कंट्री। ठीक है, तो सी अगर पूछा जाए कि पहले इंडियन और ओनली इंडियन गवर्नर जनरल जो है इंडिया के कौन थे, तो आप क्या कहोगे? सी राजगोपालचारी। लेकिन अगर पूछा जाए पहले कौन थे, तो आप क्या कहोगे? माउंटबेटन। उसके बाद ये हटा दी गई थी पोस्ट। हिंदी में देख लीजिए क्या है, लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय थे और भारतीय नेताओं ने उनसे अनुरोध किया कि वे जून 1948 तक स्वतंत्र भारत डोमिनियन ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर जनरल के रूप में बने रहें। ध्यान दें, उनके बाद सी राजगोपालचारी ने यह पद संभाला और वे देश के पहले और एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल बने। ठीक, तो ये था आज का सेशन। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।